नमस्कार। इतनी रात को ये वीडियो अपलोड करने के पीछे कुछ वजह है। पहली तो ये कि उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव की सीटों के परिणाम घोषित हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने आशा के अनुरूप 8 राज्यसभा सीटें जीत ली, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली। और वही हुआ कि समाजवादी पार्टी तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन का 1 वोट क्रॉस वोटिंग कराने में कामयाबी पाई, लेकिन 7 वोट समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के खाते में गए और समाजवादी पार्टी के एक विधायिका ने वोटिंग नहीं की। समाजवादी पार्टी के जो 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसकी वजह से जीत भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार को मिल गई। देखिए, इन दिनों कहा तो ये जाता है कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन अगर हार गई तो सरकार वो बनाएगी। अब ये मामला इसलिए है कि आज उत्तर प्रदेश और हिमाचल के राज्यसभा चुनाव के परिणामों ने चौंकाया तो नहीं। जो लोग हिमाचल प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, उन्हें पता था कि संजय सेठ को लड़ाने के पीछे मकसद क्या है और संजय सेठ इस चुनाव को कैसे जीतेंगे। सवाल सिर्फ एक था कि प्राथमिकता के आधार पर अखिलेश यादव जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा भेजना चाहेंगे या आलोक रंजन को तीसरी वरीयता में रखेंगे और रामजी लाल सुमन और जया बच्चन को प्रथम और द्वितीय वरीयता देंगे। अब इस बात पर ज्यादा अचरज नहीं होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अचरज इस पर होना चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टी है। अचरज इस पर होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और कांग्रेस के उम्मीदवार को हार बीच मतदान में ही माननी पड़ी। इतना ही नहीं, कल सुबह भारतीय जनता पार्टी संभवतः हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और जहां तक उम्मीद है कि कांग्रेस की ये जो 1.25 साल की सरकार है हिमाचल प्रदेश की, वो कल या आने वाले 1 हफ्ते के भीतर गिर जाएगी और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। हिमाचल में चुनाव जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव हारने के बाद भी कैसे बनाती है वो आपने मध्य प्रदेश में देखा ही है और भी दूसरे राज्यों में देखा, तो आप अब हिमाचल में भी देखेंगे कि चुनाव हारने के बाद सरकार कैसे बनाई जाती है। तो मैंने आपसे कहा कि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो विधायक गए, उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। पीछे दिनों मनोज पांडे 50 से ज्यादा विधायकों ने लेटर पैड पर लिख करके अखिलेश यादव से मुख्य सचेतक पद से हटाने की मांग मनोज पांडे को की थी, लेकिन वो जो लेटर था वो अखिलेश यादव ने अपनी पॉकेट से बाहर निकाला ही नहीं। मनोज पांडे की हैसियत समाजवादी पार्टी में ये थी कि पार्टी मुख्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल है उसमें अखिलेश यादव के अलावा, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों समकक्ष में तो अलग बात है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और अखिलेश यादव के अलावा इस हॉल में अगर पूरी ठसक के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो वो मनोज पांडे थे। स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने मनोज पांडे को काफ़ी तवज्जो दी थी। वो तो वैसे शुरुआती दौर में दूसरी पार्टियों में भी रहे थे, लेकिन 2012 से उनकी जीत का सिलसिला शुरू हुआ समाजवादी पार्टी में और पहली ही जीत के बाद वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 2017 में वो दूसरी बार जीते, 2022 में वो तीसरी बार जीते और जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तभी से उनके अंदर कुछ बेचैनी थी। इसके अलावा अभय सिंह के बारे में आप जानते ही हैं कि उनकी पृष्ठभूमि कैसी है, क्या है। मुझे जो जानकारी मिली, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह बहुत दिनों से परेशान थे और परेशान क्या, वो राजा भैया के करीबी है और राजनीति में राजा भैया से बहुत कुछ उनका लेना देना भी है, दोनों राजपूत भी है। राजा भैया के अखिलेश यादव से मोह भंग होने के बाद और रिश्तों में खटास होने के बाद राकेश भी मूड बना चुके थे और समय से आपने देखा होगा एक समय
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ताओं हैं उनको धुनने कूटने का भी काम राकेश प्रताप सिंह ने किया है। और आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी राकेश प्रताप सिंह के घर भी गई थी मुलाकात करने के लिए। लेकिन इधर पिछले दिनों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विधायकों को ले जाने का आग्रह करने वाले विधानसभा अध्यक्ष से राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक ही सबसे प्रमुख आदमी थे। मुझे ये भी पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि राकेश प्रताप सिंह ने ही अभय सिंह की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से कराई थी और तमाम ताकीदों और निर्देश के बाद अभय सिंह को पार्टी में मतलब वोट देने के लिए और सरकार के साथ रहने के लिए बातचीत की गई। खैर, ये राजनीति में होता रहता है, समय काल परिस्थितियों के हिसाब से नेता अपना रुख बदलते रहते। आज का जो दौर है उसमें किसी नेता से राजनीतिक प्रतिबद्धता या विचारधारा के आधार पर अगर आप सोचते हैं कि वो एक दूसरे के साथ टिका रह जाए तो ये बड़ा मुश्किल है। आप याद कीजिए कि इंदिरा गांधी के ज़माने में विपक्ष के नेताओं ने कभी सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके और इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता के सामने वो लड़ते रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर और तमाम गाड़ियों का काफिला नहीं था। उनके पास दिल्ली और लखनऊ या अपने गृह जनपद में फार्म हाउसेज नहीं थे, बड़ी बड़ी कोठियां नहीं थी और करोड़ों के व्यवसाय नहीं थे, बिजनेस में नहीं थे। वो शुद्ध नेता थे और विचारधारा और प्रतिबद्धता के आधार पर वो चुनाव जीते या हारे वो जनता के दिलों में राज करते थे। विपक्ष के नेता के तौर पर वो सत्ता पक्ष के नेताओं से ज़्यादा इज्जत उनकी थी। आज उसी की इज्जत है जो सत्ता में है या जो कुछ लोगों का काम करा सकता है। जनता भी नेता के पास पैसा ही मांगने जाती है, नेता भी दूसरे के पास यही करने जा रहा है। तरीका चाहे जैसा हो, वो इसी तरीके से पूरे देश की राजनीति का हाल बना हुआ और रखा हुआ है। तो आज गायत्री प्रजापति जो जेल में है लंबे समय तक, उनकी पत्नी भी समाजवादी पार्टी में वोट देने के लिए नहीं आई। पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की। उसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि उनके पति राजू पाल की हत्या अतीक और अशरफ ने कराई थी और अतीक और अशरफ के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की, वो बीएसपी की मायावती सरकार से भी 2 कदम आगे बढ़कर या 10 कदम आगे बढ़कर की। और पूजा पाल ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को स्वीकार करने का मन बनाया है। देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक मनोज पांडे को डिप्टी स्पीकर का पद भी दिया जा सकता है और हो सके तो रायबरेली से चुनाव भी। वैसे अभी कहना ये बहुत जल्दबाजी। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये फैसला किया है उसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक, आरएलडी के 9 विधायकों ने बीजेपी या एनडीए उम्मीदवारों को बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन किया, जिसमें 2 मुस्लिम विधायक भी थे। आपको जान के अचरज होगा, ये वो विधायक थे जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए थे। और ये विधायक लगातार जयंत चौधरी के सुर में सुर इसलिए मिलाए हुए कि इन्हें उम्मीद है कि इन्हें मंत्री पद इन विधायकों को मिलेगा। अभी जयंत चौधरी का ये पता ही नहीं है कि उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इन विधायकों को लगता है कि अगर सुहेल देव पार्टी से ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद दिया गया तो इन्हें भी मंत्री पद मिल सकता है। आज वोटों में सबसे ज़्यादा वोट जया बच्चन को मिला, जबकि अखिलेश यादव को यह पता चल गया था कि उनके तीसरे कैंडिडेट को जीतने में मुश्किल होगी, तो उन्होंने अपने 2 कैंडिडेट्स, क्योंकि राज्यसभा में जो आपका वोट होता आप वोट अलॉट करते हैं, तो उन्होंने 41 वोट जया बच्चन को और 41 वोट अलॉट किया था रामजी लाल सुमन को। जया बच्चन को अलॉट हुए 41 वोट मिल गए, लेकिन रामजी लाल सुमन का 1 वोट नहीं मिला, वो वोट नहीं मिला। और आलोक रंजन को 1 वोट दिया गया था। एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने कलाबाजी दिखाई, उसने उस पर सारे विधायकों ने अपना अपना वोट शिवपाल सिंह यादव को दिखा करके दिया था। एक विधायक जो कि जिनका नाम मैं जानता हूं लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा, समाजवादी पार्टी के लोग बताएंगे तो ठीक है, वो रुहेलखंड इलाके के हैं, उन्होंने अपने जो वोट था उस पर उन्होंने पीपी लिख दिया था, ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कि पीपी लिखने से ये पल्लवी पटेल हो जाएगा। और यही हुआ
लेकिन चूंकि पल्लवी पटेल का वोट पहले ही रामजी लाल सुमन को अलॉट हो गया था और वो वोटों की संख्या वहां बराबर हो गई थी, तो ये क्लियर हो गया कि ये पल्लवी पटेल नहीं थी, ये समाजवादी पार्टी के किसी विधायक ने बदमाशी की है। वैसे पार्टी नेतृत्व ने उनको पहचान लिया है और उनका नाम भी पार्टी नेतृत्व या वोटों के हिसाब से ये तय पाया गया है। लेकिन बीजेपी ने संजय सेठ को 8वां उम्मीदवार उतारा तो, लेकिन उनको भी ये एहसास नहीं होने दिया कि संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती, उसके समाजवादी पार्टी के विधायकों से बात हो ही चुकी थी, तो फर्स्ट प्रियॉरिटी के वोट्स उतने संजय सेठ को अलॉट कर देते कि वो पहले ही चक्र की गिनती में जीत जाते। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने शुरू के 7 उम्मीदवारों को ज्यादा वोट अलॉट कर दिया ताकि संजय सेठ जीते तो, लेकिन दूसरे चक्र की मतगणना में जीते। ऐसा हुआ तो उनको उसमें रखा है। अब राज्यसभा में चुनाव हारने के बाद अगले ही हफ्ते विधान परिषद की 3 सीटों के लिए, समाजवादी पार्टी की 3 सीटों के लिए, मतलब जो चुनाव होगा उसमें 29.5 या 30 से कमी चाहिए होता है विधान परिषद के लिए। तो अभी भी समाजवादी पार्टी के पास जो विधायकों की संख्या अगर कुछ और न टूट जाए तो वो 3 विधान परिषद सदस्य बना सकती है। और अभी के लिए इस रात की उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट जीतने के लिए आजमगढ़ से पिछले चुनाव में लगातार बीएसपी के टिकट पर धमाल मचाने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में लेने का फैसला किया है। मैं देर रात ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 2 खबरें बड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्नाटक की सरकार जा सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ जिले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बसपा से कई बार अपने कैंडिडेचर से, अपने उम्मीदवार से, अपने वोटों से चौंकाने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, जो कि रियल एस्टेट के एक बड़े बिल्डर हैं, पूर्वांचल बिल्डर उनका है, पूर्वांचल नाम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में उनकी सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। वो गुड्डू जमाली, उनको अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में 28 फरवरी को शामिल कर रहे हैं और उसी के बाद उनको, मुझे ऐसा लगता है कि जो एमएलसी की सीटें हैं उनको एमएलसी बनाया जाएगा और आजमगढ़ से लोकसभा का उम्मीदवार 28 तारीख या 1 मार्च को, 29 फरवरी या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्च तक आजमगढ़ के नए लोकसभा उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के परिणामों के बाद ये जो फैसला लिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा अगर समाजवादी पार्टी को किसी विधायक ने चौंकाया है, उसका नाम आशुतोष मौर्य है, जो कि बदायूं से आते हैं, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के करीबी भी माने जाते हैं। उन्होंने परसों तक मीटिंग में समाजवादी पार्टी के कहा था, कल से वो डगमगाए थे और आज उन्होंने वोट अलग तरीके से डाल दिया। समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि पूजा पाल का, राकेश सिंह का, अभय सिंह का, बहुत सारे केसेस हैं अभय सिंह के ऊपर। आप उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं, वो बाहुबली हैं और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हैं। राकेश प्रताप सिंह 3 बार के विधायक हैं। मनोज पांडे, कहने वाले तो कुछ और भी बात कहते हैं, लेकिन ये जरूर है कि संजय सेठ अब फिर से एमपी बीजेपी के बन गए हैं। JP-NIC बिल्डिंग जो कि ताज होटल के पीछे बन रही है, उसका पूरा का पूरा ठेका संजय सेठ के पास समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया था। जब बीजेपी की सरकार आई तो उस पर काम करना बंद हो गया। उसकी जांच वांच की तमाम बात चली। संजय सेठ सपा छोड़ बीजेपी में आ गए और मैंने सुना है कि अब वो बीजेपी से जीत गए हैं और JP-NIC बिल्डिंग का भी अब पुनरुद्धार या उसका जीवन फिर से उसको मिल सकता है। तो बहरहाल समरथ को नहीं दोष गोसाई, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी अब आर्टिकल 356 और राष्ट्रपति शासन लगाने पर ज़्यादा उसका जोर नहीं है जो इंदिरा जी किया करती थी। अब उसका जोर इस बात पर है, चुनाव लड़ो, अगर हम नहीं जीते, वैसे तो हम जीतेंगे और नहीं जीते तो फिर सरकार बनाएंगे 6 महीने बाद, साल भर बाद। तो हिमाचल में भी आप तैयार रहिए, तख्ता पलट होने वाला है
और एक नया भारतीय जनता पार्टी को स्टेट मिलने वाला है। समय की देरी है, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।